हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग टार बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज न्यू टॉपिक लेने वाले हैं। चलिए चेक करते हैं कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है जल अवशोषण की क्रियाविधि। किस प्रकार से पादपों की जड़ों के द्वारा जल अवशोषण की क्रिया होती है उसे हम एक विस्तार रूप में पढ़ने वाले हैं। दरअसल पादपों के द्वारा जो जल अवशोषण की क्रियाविधि होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से देखने को मिलती है। सबसे पहली आती है निष्क्रिय जल अवशोषण और दूसरी होती है सक्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस विधि के अंदर जब पादपों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और आपको पता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के अंदर जो पत्ती होती है, मान लीजिए पादप की पत्ती है और यह भूमि से लगातार कोशिकाओं के द्वारा जुड़ी हुई है, ये जालम या जाइलम टिश्यू के द्वारा क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जब पादपों की पत्तियों के द्वारा किसकी क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा पत्तियों के द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो लगातार जब जल बाहर निकलता जाता है एक प्रकार से, तब उस क्रिया के अंदर पादपों की जो जड़ें होती है वो लगातार जल का अवशोषण भूमि के द्वारा करती रहती है। इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार का प्रेशर जाइलम ऊतकों के अंदर बनता है, जिसके कारण से जो जड़ें होती हैं वो लगातार जल का अवशोषण करती रहती हैं। उसी प्रकार से जो सक्रिय जल अवशोषण होता है, अब जो निष्क्रिय जल अवशोषण होता है ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हो रहा है। तो आपको पता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कब होती है, सुबह होती है। इस कारण से जो सक्रिय जल अवशोषण होता है यह रात्रि के अंदर देखने को मिलता है, जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती। उसके अंदर होता क्या है कि जो जाइलम कोशिकाएं हैं, मान लीजिए जाइलम की क्या है, नलिका है, तो जो जाइलम की कोशिकाएं होती है उनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का क्या बनता है, प्रेशर बनता है, और उस प्रेशर को हम मूल दाब कहते हैं। और इस मूल दाब के कारण से जो जड़ें होती है वो किसका अवशोषण करती है, जल का अवशोषण करती है। तो दोनों के अंदर एक कॉमन अंतर ये देखने को मिलता है कि निष्क्रिय जल अवशोषण वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि सक्रिय जल अवशोषण होता है वह जाइलम ऊतकों के अंदर जो मूल दाब उत्पन्न होता है कोशिकाओं के द्वारा, उसके द्वारा उत्पन्न होता है। और जैसे ही यह मूल दाब उत्पन्न होता है तो कोशिकाओं के द्वारा लगातार किसका अवशोषण किया जाता है, जल का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, निष्क्रिय जल अवशोषण होता है उसके अंदर लगभग 98% जल का अवशोषण किया जाता है। यानी जो प्लांट एक दिन के अंदर टोटल जो जल का अवशोषण करता है उसमें से जो 98% जल होता है वो निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा ही अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि सक्रिय जल अवशोषण में मात्र 2% तक ही जल का अवशोषण किया जाता है। इस प्रकार पादपों के अंदर जल अवशोषण की क्रिया दो प्रकार की देखने को मिलती है। एक होता है सक्रिय जल अवशोषण और दूसरा होता है, एक होता है निष्क्रिय जल अवशोषण और दूसरा कौन सा होता है, सक्रिय जल अवशोषण। नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वह है पादपों में जल मार्ग। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वह है पादपों में जल मार्ग। पादपों में जल मार्ग। अब आपको ये तो पता है कि जड़ों के द्वारा लगातार जल का अवशोषण होता है। अब प्लांट के द्वारा जब जड़ों के द्वारा लगातार जल का अवशोषण होता है तो वह किस प्रकार से जाइलम के अंदर प्रवेश करता है, तो उसके लिए अलग अलग क्या होते हैं, मार्ग होते हैं। मान लीजिए ये कोशिकाएं हैं पूरी की पूरी, और आपको पता है कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान तो उपस्थित होते ही है। तो ये बीच का जो आपको भाग दिखाई दे रहा है खुला हुआ, ये दरअसल कोशिकाओं के मध्य क्या है, रिक्त स्थान होते हैं। और आपको पता है 11th में आपने पढ़ चुके हो कि कोशिकाओं के मध्य क्या उपस्थित होते हैं, रिक्त स्थान उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो पादपों के अंदर जल मार्ग किस प्रकार से होता है। सबसे पहले इसके लिए जो जल मार्ग देखने को मिलते हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला है एपोप्लास्ट, दूसरा होता है सिम्प्लास्ट और तीसरा होता है रसधानीय पत्र। सबसे पहले आता है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, जब जड़ों के द्वारा किसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण हो रहा है, तो ये जो जल होता है वो किसके अंदर प्रवेश करता है, कोशिका भित्ति के अंदर प्रवेश करता है। ये जो बाहर की लेयरिंग आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, कोशिका भित्ति। तो बाहर से जो जल होता है सबसे पहले किसके अंदर प्रवेश करता है, कोशिका भित्ति में प्रवेश करता है। कोशिका भित्ति से यह जल होते हुए
जो कोशिकाओं के अंदर अंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं वहां से होते हुए, दो कोशिका ये रही और दोनों कोशिकाओं के मध्य जो अंतर कोशिकीय अवकाश होता है, यहां से यह जल दूसरी कोशिका में क्या करता है, प्रवेश करता है और लगातार इसी प्रकार से गति करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, और जब कोशिकाओं के अंत तक पहुंच जाता है ये जल, तो यहां से इस कोशिकाओं से वह त्याग कर किसमें पहुंच जाता है, जाइलम के अंदर पहुंच जाता है। किसके अंदर पहुंच जाता है, जाइलम के अंदर पहुंच जाता है। और जाइलम के जो उत्तक होते हैं वह इस जल को पादपों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार एपोप्लास्ट के अंदर जो जल गति करता है वो कोशिका भित्ति तथा अंतर कोशिकीय अवकाशों से होते हुए क्या करता है, गति करता है। इसी प्रकार से एक दूसरा पथ है जिसका नाम है सिम्प्लास्ट पथ। सिम्प्लास्ट पथ के अंदर क्या होता है, जैसे कि जो अवशोषित किया हुआ जल होता है वो सबसे पहले किसके अंदर आता है, जीव द्रव्य के अंदर एंटर करता है। ये कोशिका है पूरी और कोशिका के मध्य जो लिक्विड भरा रहता है वो क्या हो गया, जीव द्रव्य। तो सबसे पहले जो जल होता है वो किसमें प्रवेश करता है, जीव द्रव्य में। और लगातार एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य से होते हुए वो किसके अंदर पहुंच जाता है, जाइलम के अंदर पहुंच जाता है। और एक बार जल जाइलम के अंदर पहुंच गया तो वहां से फिर वह पादप के विभिन्न भागों तक ट्रेवल करता है। तो सिम्प्लास्ट के अंदर जो जल गति करता है वह जीव द्रव्य से होते हुए एक कोशिका से दूसरी कोशिका से होते हुए जाइलम के अंदर प्रवेश कर जाता है। तीसरा जो पथ देखने को मिलता है उसका नाम है रसधानीय पथ। रसधानीय पथ के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो जल जो कि कोशिका भित्ति के अंदर आता है, यहां से यह जल किसके अंदर प्रवेश करता है, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट सबसे पहले ये जल किसके अंदर प्रवेश करता है, कोशिका भित्ति के अंदर। कोशिका भित्ति से ये होते हुए किसके अंदर आता है, टोनोप्लास्ट। और दरअसल टोनोप्लास्ट होता है क्या, आपने कोशिका की संरचना पढ़ी है। मान लीजिए ये कोशिका है और कोशिका के मध्य के अंदर क्या उपस्थित होती है, रिक्तिका उपस्थित होती है ना। और रिक्तिका की चारों ओर जो एक विशिष्ट प्रकार का आवरण पाया जाता है, उसी आवरण को हम किस नाम से जानते हैं, टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो जल होता है वो कोशिका भित्ति के अंदर आता है। कोशिका भित्ति से यह टोनोप्लास्ट में प्रवेश करेगा और टोनोप्लास्ट से फिर ये जल किसके अंदर आ जाता है, रिक्तिका के अंदर आ जाता है। इस प्रकार से लगातार यहां से होता हुआ टोनोप्लास्ट, फिर रिक्तिका, फिर आगे फिर वापस से टोनोप्लास्ट, रिक्तिका। इस प्रकार से आगे वह गति करते हुए जल को कहां तक पहुंचा देते हैं, जाइलम उत्तक के अंदर पहुंचा देते हैं। और लगातार यह जो पानी जाइलम के अंदर आ रहा है वह पादप के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से जो पानी होता है, जल होता है, वह आगे से आगे क्या करता है, गति करता है और जाइलम उत्तकों तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से पादपों में जो जल के मार्ग देखने को मिलते हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसधानीय पथ। काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम के अंदर आने की इसकी संभावना भी ज्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आ रहा है वो है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी पादपों के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारक जो प्रभावित करता है उसका नाम है मृदा जल। मृदा जल, मृदा जल क्या होता है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो के अंदर वैसे आपको बता दिया है। अब मृदा जल किस प्रकार से जल अवशोषण को प्रभावित करता है, आपको ये चीज तो पता है कि प्लांट होते हैं वो जमीन के अंदर या मृदा के अंदर से ही किसका अवशोषण करते हैं, जल का अवशोषण
करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मृदा के अंदर अगर जल की मात्रा जितनी अधिक होगी तो प्लांट उतनी ही अधिक मात्रा के अंदर जल का अवशोषण कर पाएंगे, और मृदा के अंदर अगर जल की मात्रा कम होती है तो प्लांट उतनी ही कम मात्रा के अंदर जल का अवशोषण कर पाते हैं। दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है मृदा वातन। मृदा वातन, मृदा वातन का मतलब होता है कि मृदा के अंदर उपस्थित रिक्त स्थान, मान लीजिए यह भूमि है और भूमि के अंदर रिक्त स्थान है, जगह जगह मिट्टी के अंदर क्या पाए जाते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो जितनी अधिक मात्रा के अंदर मृदा वातान किसी भी भूमि के अंदर, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर उपस्थित होते हैं, उतनी ही अधिक मात्रा के अंदर पादप जल का अवशोषण करते हैं। क्यों? क्योंकि मृदा वातान के अंदर ही क्या उपस्थित होते हैं, जल की मात्रा उपस्थित होती है। अब जितनी अधिक मृदा वातान होंगे उतनी अधिक किसकी मात्रा उपस्थित होगी, जल की मात्रा उपस्थित होगी, और प्लांट उतनी ही अधिक मात्रा के अंदर किसका अवशोषण कर पाएंगे, जल का अवशोषण कर पाते हैं। इस प्रकार मृदा वातान की संख्या अधिक होने पर जल का अवशोषण पादप अधिक मात्रा में कर पाएंगे, और मृदा वातान की संख्या कम होने पर पादप कम मात्रा के अंदर जल का अवशोषण कर पाते हैं। तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है उसका नाम है मृदा तापमान। मृदा तापमान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो पादप की जड़ें होती हैं वह 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक जल का अवशोषण करती है। किसी कारण से जमीन का, भूमि का टेम्परेचर अगर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या फिर अधिक हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर पादप जल का अवशोषण नहीं कर पाते या फिर बहुत ही कम कर पाते। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि पादप में किस प्रकार से जल का अवशोषण होता है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक और कारक है इससे रिलेटेड, मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की सांद्रता, अक्सर आपने देखा होगा कि जो भूमि होती है उसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, खनिज लवण उपस्थित होते हैं। कौन उपस्थित होते हैं, खनिज लवण उपस्थित होते हैं। अगर किसी भूमि के अंदर खनिज लवणों की संख्या क्या हो गई, हद से ज्यादा हो गई, तो उस समय जो जल होता है वो इन खनिज लवणों के साथ में क्या करता है, घुल जाता है। यानी खनिज लवण और जल आपस के अंदर घुल जाते हैं। अधिक मात्रा के अंदर खनिज लवण उपस्थित है तो जल कैसा हो जाता है, जो विलयन होता है वो कैसा हो जाता है, सांद्र हो जाता है। सांद्र का मतलब गाढ़ा, और पानी अगर गाढ़ा हो चुका है उसके अंदर खनिज लवणों की मात्रा अधिक उपस्थित है तो उस कंडीशन के अंदर जो प्लांट होता है वो अधिक मात्रा के अंदर जल का अवशोषण नहीं कर पाता है। इस प्रकार से ये कुछ मेजर कारक हैं जो जल के अवशोषण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रसारोहण। चलिए जानते हैं क्या होता है रसारोहण। काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर आने की इसकी संभावना काफी अधिक है, तो अच्छी तरीके से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक है रसारोहण। परिभाषा बड़ी सिंपल है, याद रखने वाली है कि पादपों की जड़ों के द्वारा जो जल अवशोषित होता है वह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पादप के विभिन्न भागों तक क्या करता है, पहुंच जाता है। यानी जमीन से लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और उसकी यही गति क्या कहलाती है, रसारोहण कहलाती है। पादपों की जड़ के द्वारा अवशोषित जल गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा के अंदर पादपों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, और इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, रसारोहण के नाम से जानते हैं। इसका एक प्रयोग है, काफी महत्वपूर्ण प्रयोग है। जानते क्या वो प्रयोग? सबसे पहले तो एक हम बीकर लेते हैं और इस बीकर के अंदर क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, और इसके अंदर सैफरनीन की क्या मिला देते हैं, कुछ बूंदे मिला देते हैं। सैफरनिक एक रंजक होता है, 11th के अंदर आपने सेक्शन कटिंग किया होगा तब उसके अंदर आपने सैफरनीन काम में लिया होगा। तो सबसे पहले एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, कुछ सैफरनीन के इसके अंदर बूंदे डाल देते हैं। फिर एक प्लांट आता है जिसका नाम, एक महत्वपूर्ण प्लांट है जिसका नाम है बाल्सम प्लांट।
बालसम। उसकी एक टहनी इसके अंदर क्या कर देते हैं, हम डाल देते हैं। मान लीजिए उसकी एक टहनी आपने तोड़ी पत्तों वाली, और ये उसका ये पत्ते वहां पे, ठीक है। अब कुछ घंटों तक इसको, टहनी को इसी पानी के अंदर आप रखकर क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। कुछ घंटों के बाद भी जब इस प्रयोग का आप क्या करोगे, अवलोकन करते हो, तो आप पाओगे कि जो पत्ती की जो शिराएं होती हैं उसका कलर कैसा हो जाता है, गुलाबी या रेड रंग का हो जाता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो जल होता है वह नीचे से ऊपर की तरफ क्या करता है, गति करता है। इस प्रकार रसारोहण तथा रसारोहण को प्रयोग के द्वारा समझाइए, तो आपको ये वाले प्रयोग के द्वारा रसारोहण की क्रिया विधि को समझाना है। नेक्स्ट टॉपिक है रसारोहण की क्रिया। रसारोहण की क्रिया, या इसके बारे में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए। रसारोहण की क्रिया, रसारोहण की क्रिया विधि, या रसारोहण से रिलेटेड कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो इसके अंदर सिद्धांत आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है वो है जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत क्या कहता है? जैव बल सिद्धांत के अनुसार जो जीवित कोशिकाएं होती है वह रसारोहण की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो जैव बल सिद्धांत कोई एक सिद्धांत नहीं है। दरअसल अलग अलग वैज्ञानिकों ने जैव बल सिद्धांत को अपनी तरीके से समझाने की कोशिश की। सबसे पहले जो वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने जैव बल को अपने तरीके से समझाया, तो उस वैज्ञानिक का नाम है गॉर्डलेवस्की। गॉर्डलेवस्की ने एक महत्वपूर्ण चीज रसारोहण सिद्धांत के बारे में बताई। उन्होंने कहा कि जो जाइलम और जाइलम के मध्य के अंदर जो मज्जा उपस्थित होती है, आपने जड़ का TS 11 के अंदर चेक किया होगा किस प्रकार का TS सेक्शन कटिंग होता है, जिसके अंदर सबसे पहले ये बाह्य त्वचा आ जाती है, ठीक है। फिर अंदर वो वलकुट वाले भाग, थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करो, वलकुट वाला भाग आ जाता है। उसके बाद में अंदर की तरफ अंतस्तौचा, अंतस्तौचा के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, ये जाइलम उपस्थित होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और जाइलम के आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, मज्जा कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो गए, जाइलम, और इसके बीच की जो कोशिकाएं या आसपास की जो कोशिकाएं होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, मज्जा कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। तो गॉर्डलेवस्की ने रसारोहण सिद्धांत के अंदर ये बताया कि जब जो पानी होता है, जल होता है, जब वह मज्जा कोशिकाओं के अंदर आ जाता है तो ओपी के अंदर क्या होता है, अंतर आता है। मतलब प्रासरण दाब के अंदर क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। और प्रासरण दाब के अंदर जो अंतर आता है तो उसके कारण से जो जल होता है वो मज्जा कोशिका से निकलकर कहां पर प्रवेश कर जाता है, जाइलम कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाता है। और एक बार जब जाइलम कोशिकाओं के अंदर आ गया तो फिर वह पादप के विभिन्न भागों तक क्या करता है, गति करता है। इस प्रकार गॉर्डलेवस्की ने यह बताया कि मज्जा के अंदर जो विभिन्न प्रकार के प्रासरण दाब होते हैं उसमें क्या आ जाए, अंतर आ जाने के बाद में जो जल होता है वो किसके अंदर प्रवेश करता है, जाइलम के अंदर प्रवेश करता है और पादप के विभिन्न भागों तक क्या करता है, ट्रेवल करता है। दूसरे जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर, इन्होंने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं लेकिन एक चीज इसके बारे में बताई। उन्होंने कहा कि जो रसारोहण की क्रिया होती है उसके अंदर जो जीवित कोशिकाएं होती है, सजीव कोशिकाएं होती है, उनका एक खास रोल नहीं होता। मतलब महत्वपूर्ण नियम या महत्वपूर्ण उनका रोल नहीं होता, लेकिन चूंकि जीवित कोशिकाएं इनके अंदर उपस्थित होती हैं इस कारण से रसारोहण की जो क्रिया होती है वो बड़ी आसानी से हो जाती है। थर्ड और महत्वपूर्ण चीज इसके बारे में बताई वह एक भारतीय वैज्ञानिक था जिसका नाम था जेसी बोस। जेसी बोस, जेसी बोस।
जैसी बोस भारतीय वैज्ञानिक थे और उन्होंने भी रसारोहण के बारे में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया और काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि जो अपने अंतस्त्वचा होती हैं जड़ के अंदर, अंतस्त्वचा के आसपास की जो कोशिकाएं होती है, मतलब ऊपर वाली कोशिकाएं ले लीजिए, नीचे वाली कोशिकाएं ले लीजिए, इन कोशिकाओं में लगातार क्या होता है, स्पंदन होता है। स्पंदन मतलब धड़कना। और लगातार जब ये कोशिकाएं क्या करती है, स्पंदन करती है, तो इससे क्या उत्पन्न होता है, प्रेशर उत्पन्न होता है। और इसी प्रेशर के कारण से जो जल होता है वो किसके अंदर प्रवेश करता है, जाइलम के अंदर प्रवेश करता है। और जाइलम से फिर पादपों के विभिन्न भागों तक क्या करता है, गति करता है। इस प्रकार से जैविक बल जो सिद्धांत है उसके अंदर आपके बुक के अकॉर्डिंग 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया। दूसरा जो सिद्धांत आता है उसका नाम है मूल दाब सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत आता है उसका नाम है मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार से रसारोहण की क्रिया होती है, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो जल होता है, ये कोशिकाएं और यह ऊपर वाली कोशिका भित्ति, और ये वाली क्या हो गई, जाइलम हो गई। तो मूल दाब सिद्धांत क्या बोलता है, जैसे ही जल किसके अंदर आता है, कोशिका भित्ति के अंदर आता है, तो ये जल अभी कहां पर पहुंच गया, अंतिम वाली कोशिका के अंदर पहुंच गया। तो जैसे ही जल कोशिका भित्ति के अंदर प्रवेश करता है तो लगातार उसके ऊपर क्या पानी आता जाएगा, तो इससे क्या होता है, कोशिका के अंदर एक दाब उत्पन्न हो जाता है। और इसी दाब के कारण से जो जल होता है वो किसके अंदर प्रवेश करता है, जाइलम ऊतकों के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जैसे ये जाइलम के अंदर प्रवेश करता है तो जाइलम के अंदर एक दाब उत्पन्न करता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मूल दाब के नाम से जानते हैं। और इस मूल दाब के कारण से जो जल होता है वह ऊपर की तरफ क्या करता है, गति करता है। इस प्रकार मूल दाब सिद्धांत के अकॉर्डिंग जाइलम के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का मूल दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से जो जल होता है वह ऊपर की तरफ गति करता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत भौतिक बलवाद। तीसरा भौतिक बलवाद। भौतिक बलवाद के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे भौतिक प्रेशर होते हैं या बल होते हैं जिसके कारण से जल ऊपर की तरफ गति करता है। भौतिक बलवाद के अनुसार पादपों के अंदर जो जल भूमि से लेकर ऊपर की तरफ गति करता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की सजीव कोशिका का कोई रोल नहीं होता। भौतिक बलवाद ये बताना चाह रहा है कि किसी भी प्रकार की सजीव कोशिका इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है, बल्कि कुछ भौतिक बल ही ऐसे उसके अंदर कार्य करते हैं जिसके कारण से जो जल होता है वो ऊपर की तरफ क्या करता है, गति करता है। जैसे कि एक बल आता है केशिकीय बल। केशिकीय बल, केशिकीय बल किस प्रकार का बल होता है आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर एक लेवल तक आप क्या भर दीजिए, पानी भर दीजिए, फिर उसके अंदर एक पतली नलिका आप उसके अंदर डालिए, तो आप पाओगे कि जो पतली नलिका के अंदर जो पानी है वह नॉर्मल जो स्तर होता है बीकर का उससे कुछ ऊपर चढ़ा हुआ रहता है ना। तो ये किस कारण से चढ़ा हुआ रहता है, ये है केशिकीय बल के कारण से चढ़ा हुआ रहता है। तो भौतिक बलवाद के अंदर कुछ ऐसे बल वैज्ञानिक मानते हैं जिसके कारण से बिना सजीव कोशिका की उपस्थिति के भी यह जो जल होता है वह नीचे से लेकर ऊपर की तरफ क्या करता है, गति करता है। अब ये 3 सिद्धांत हमने पढ़े, लेकिन अभी तक जो सिद्धांत सर्वमत से माना जाता है और काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वैज्ञानिक उसी सिद्धांत को अभी प्रॉपरली फॉलो करते हैं कि ये सिद्धांत वाकई में सही है किसी भी प्लांट के अंदर रसारोहण की क्रिया के लिए। और सिद्धांत का नाम है वाष्पोसर्जन खिंचाव सिद्धांत। वाष्पोसर्जन खिंचाव सिद्धांत। वाष्पोसर्जन खिंचाव सिद्धांत ये बहुत ज्यादा मोस्ट है, एग्जाम के अंदर आने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो किस प्रकार से वाष्पोसर्जन खिंचाव सिद्धांत कार्य करता है आपको पता है। पादप का तना है, नीचे की तरफ क्या है, जड़ें हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या है, पत्तियां लगी हुई है।
तो लगातार वाष्पोत्सर्जन की यहाँ पर क्या हो रही, क्रिया हो रही है, जिसके कारण से जो जल है वो वाष्प के रूप में क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। तो जब जल ऊपर की तरफ से बाहर निकल रहा है तो पत्तियों से द्वारा यह जो प्रेशर होता है वह जाइलम के अंदर आता है, और जाइलम के अंदर लगातार पानी की कमी होती रहती है। तो जाइलम की जो कोशिकाएं होती है वह जड़ों के अंदर जब जुड़ी हुई रहती है तो लगातार जड़ों से क्या करती रहती है, जल का अवशोषण करती रहती है। इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वह जल अवशोषण के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। वर्तमान समय के अंदर वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत ही सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है रसारोहण की क्रिया के लिए। इस प्रकार से आज आपका 6 लेसन कंप्लीट होता है। चैप्टर से रिलेटेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।